नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या अब फॉर्मूले से ही होगी उत्तर प्रदेश में चुनावी फतह? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2022 के चुनाव के लिए ओबीसी वाले फॉर्मूले पर बड़ा जोर है। आज उन्हें बीएसपी से निकाले गए 2 बड़े ओबीसी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। यूपी में पिछले 3 चुनाव किसी ना किसी फॉर्मूले पर लड़े गए, जीते गए। तो क्या इस बार के यूपी चुनाव में भी फॉर्मूलों वाली पॉलिटिक्स ही देखने को मिलेगी? इसी पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। यूपी के अंबेडकर नगर की रैली में अखिलेश यादव ने बीएसपी से निलंबित 2 बड़े नेताओं को अपनी साइकिल पर बिठा लिया। ये नेता हैं बीएसपी दल के नेता लालजी वर्मा और पूर्व मंत्री और विधायक राम अचल राजभर। लेकिन ये घटना सिर्फ इतनी ही नहीं है। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर दोनों यूपी का ओबीसी चेहरा हैं और अखिलेश यादव 2022 की चुनावी फतह के लिए जो सोशल इंजीनियरिंग रच रहे हैं, उस लिहाज से ये एक अहम राजनीतिक परिघटना है। राम अचल राजभर जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, और साथ ही साथ लालजी वर्मा जी, ये तो हमारे साथ जब से जुड़े हैं, मैं ये कह सकता हूं कि अंबेडकर नगर में और आसपास के क्षेत्र में अब बचने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। खदेड़ा हो बे और जोगी बाबा। अखिलेश यादव अगर पिछड़ों यानी ओबीसी के इनकलाब की हुंकार भर रहे हैं, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। अखिलेश यादव ने अब तक जिन भी छोटे दलों से गठबंधन किया है, उनकी पहचान ओबीसी केंद्रित राजनीति से है। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल, संजय चौहान की जनवादी पार्टी से गठबंधन किया है। जल्द ही जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल से भी उनका गठबंधन होने वाला है। तो क्या अखिलेश यादव इस चुनाव में ओबीसी के फॉर्मूले के जरिए चुनावी फतह का इरादा कर रहे हैं? ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इतिहास लिखने का काम करेगा। इस बार चुनाव में पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होके रहेगा। ये अंबेडकर नगर का संदेश केवल अंबेडकर नगर का नहीं है, यहाँ से संदेश ज्यादा है पूरे देश में, प्रदेश में। अगर ऐसा हो तो ये यूपी में लगातार चौथा चुनाव होगा जब फॉर्मूला पॉलिटिक्स चलेगी। इससे पहले 2007 में बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग, 2012 में समाजवादी पार्टी का MY समीकरण, 2017 में बीजेपी का सवर्ण, ओबीसी, दलित को मिलाकर हिंदुत्व का फॉर्मूला हिट हो चुका है। ओबीसी वोट पर इसलिए भी ज्यादा जोर है क्योंकि अकेले यूपी में लगभग 40% ओबीसी आबादी है। खुद बीजेपी ने केंद्र और यूपी में मंत्रिमंडल में जो फेरबदल किया, उसमें ओबीसी को ज्यादा जगह दी। तो क्या इस बार यूपी में ओबीसी का फॉर्मूला दिलाएगा चुनावी फतह? तो सियासी सरगर्मी तेज और चर्चाएं तमाम। आइए बातचीत की शुरुआत करें। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। घनश्याम तिवारी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। स्वागत आपका घनश्याम जी। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत सुप्रिया आपका भी। सतीश प्रकाश हैं बीएसपी समर्थक, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे, बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी। और प्रोफेसर संगीत रागी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। संगीत जी का भी हम लोग रुख करें, लेकिन उससे पहले घनश्याम जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी में बड़ी हलचल रही है उत्तर प्रदेश में। मुझे यह बताइए कि मुद्दों पर इतना भरोसा नहीं रहा क्या आप लोगों का? पहले मुस्लिम यादव समीकरण और अब ओबीसी वोटों को साध रहे हैं, क्या फॉर्मूले के जरिए ही जीत हासिल करेंगे? नमस्कार आपको, दर्शकों को और मेरे तमाम को पैनलिस्ट को। 3 बातें कहूंगा। हम 2017 में जब सरकार में थे, उसके बाद जब चुनाव लड़ रहे थे, तब से लेकर के आज तक जब विपक्ष में रहे, हमने काम बोलता है को अपना नारा बनाया और अपने काम को प्रदर्शित किया। उस समय भी प्रदर्शित किया जब हम सरकार में थे, इस समय प्रदर्शित किया जब ये सरकार हमारे ही कामों का फीता काट रही है। अगर आप अखिलेश यादव जी के मंच को देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंच को देखें, तो उसमें महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे प्रबल रहता है। अगर आप आज के आंकड़ों को देखें तो अनेक न्यूज एजेंसीज बता रही हैं किस तरीके से पिछले 7 साल में 8 करोड़ लोग गरीब हुए हैं, मध्यम वर्ग से पीछे आए हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, रोजगार चौपट है, किसानी चौपट है।
इसका सबसे बड़ा खामियाजा घनश्याम किसको भुगतना घनश्याम पड़ता जी, है? तब तो आप लोगों के लिए एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी उर्वर जमीन है जीतने के लिए। इतने अगर मुद्दे हैं, जनता इतनी परेशान है, त्रस्त है, त्राहिमाम है, तो फिर आप बीएसपी से आयातित क्यों कर रहे हैं लोगों को? सामाजिक समीकरण साधने पर ज्यादा जोर क्यों है, सोशल इंजीनियरिंग पर? दो बातें कहूंगा कि इस सरकार ने, जिसने कहा था कि अच्छे दिन दिखाएंगे, उन्होंने हर परिवार को, खासकर जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, कमजोर है, उसको बुरे दिन दिखाए हैं। चाहे वो महंगाई की मार है, सिलेंडर की मार है, पेट्रोल डीजल की मार है, या सरकार का तानाशाही रुख है। तो ऐसे में जो भी चाहता है कि इस प्रदेश में विकास उनका हो, जो गरीब है, जो वाकई सरकार की मदद से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको वो सब सारे लोग एकजुट आ रहे हैं और एक इनकलाब पैदा हो रहा है इस सरकार की। चलिए, आपको लग रहा है कि इनकलाब पैदा हो रहा है, उस इनकलाब का असर क्या होगा, क्या वोट में भी वो इनकलाब तब्दील होगा, ये देखना होगा। लेकिन सतीश प्रकाश जी, आपके पास मैं आऊंगा इस सवाल के साथ कि ये बीएसपी के लोग अब जा रहे हैं सपा में, बीएसपी क्या करेगी? सामाजिक समीकरण साधते साधते आप ही के लोगों को ले जा रहे हैं अब सपा वाले। सतीश जी, आपसे मेरा सवाल है, सुन पा रहे हैं? देखिए, हाँ। ये लोग, जिन लोगों की आज चर्चा हो रही है, पिछले 2 साल से मीडिया में इन्हीं लोगों के ऊपर चर्चा हो रही है, और इन लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 2 साल पहले निकाल, और ये बहुजन समाज पार्टी के बुझे हुए पटाखे हैं। अगर इनसे कोई दीपावली मनाना चाहते तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानबूझ करके भटकाया जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है इसमें जवाब पहले बनता है। घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम तिवारी जी, पहले इसी का जवाब दे लीजिए। ये जो बुझे हुए पटाखे, इनके जरिए कैसे आप दिवाली मनाना चाह रहे हैं? पहली बार हो रहा है। देखिए, जैसे कि दिवाली की बात करें तो जनता दिवाली मनाती है, और जनता दिवाली तब मनाती है जब उसे खुशहाली की इच्छा, मनो इच्छा उसके अंदर हो। और उत्तर प्रदेश की जनता तब दिवाली भरपूर तरीके से मनाएगी जब हर परिवार को बुरे दिन दिखाने वाले सरकार को बाहर लेकिन कर आपने सके। सुना नहीं, जहां तक किसी बीएसपी समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो बीएसपी के बुझे हुए पटाखे थे उन्हें ले जा रहे हैं, तो उन बुझे हुए पटाखों से कैसे रोशनी निकालिएगा, दिवाली कैसे मनाइएगा? मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि जनता एकजुट हुई है, और तमाम नेता अलग अलग पार्टियों के चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखें। मैं किसी नेता का, उनके काम का आकलन इस तरीके से नहीं करना चाहता कि वो बुझे हुए पटाखे हैं या ज्वलंत पटाखे हैं। मुद्दे ज्वलंत होते हैं, और ऐसे में सबको तो सवाल फिर से वही, संगीत रागी जी, सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं, सुप्रिया के पास जाऊं मैं उससे पहले। संगीत जी, ये बताइए मुझे कि क्या आपको लग रहा है, आपका क्या आकलन है कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दे हावी होंगे, या फिर यही जो सामाजिक समीकरण या बाकी तमाम तरह के फॉर्मूले पिछले दिनों में, पिछले चुनाव में हम देखते रहे, वही हावी रहेगा? देखिए, कोई भी चुनाव में मुद्दे भी हावी होते हैं, सामाजिक समीकरण भी काम करता है। कोई भी चुनाव में एक मुद्दे ही हावी हो जाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक विश्लेषक के नाते आप ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। घनश्याम का लगता है कि पूरा राजनीतिक परिवर्तन एक राजनीतिज्ञ के तौर पर लगता है कि उभार जो है वो पूर्णतः स्थापित हो गया है। क्योंकि पहले जब वो बात करते थे तो स्टैटिस्टिक्स में बात करते थे, सामाजिक समीकरण कितना है, कितने वोट का ट्रांसफर हुआ है, अपर कास्ट का वोटिंग बिहेवियर जो है वो उत्तर प्रदेश में कैसा रहा है, वो दलित्स का या जो बहुजन समाज के वोट बैंक थे उनमें क्या परिवर्तन आया है, इन सारी चीजों का हम आकलन करते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये बोलना शुरू कर देते हैं कि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है, सारा का सारा कूड़ा ही हुआ है, तो आप लगता है कि एक राजनेता की तरह तौर पर, एक राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर आप बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक समीकरण जो होते हैं वो किसी भी चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो बिहार चुनाव हो, या कोई अन्य चुनाव हो। ठीक है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह होता है कि सामाजिक समीकरण के साथ साथ आप मुद्दे को इतनी बड़ी दूर तक आप जनता में ले जाते हैं जिससे जनता आम राय बना सके कि नहीं, जो हमारे सामने जो विकल्प है वह एक बेहतर विकल्प है। मुझे लगता है कि यदि विपक्ष में एक बेहतर क्रेडिबिलिटी होती और बेहतर एक सवाल है संगीत जी, जो बात आप कह रहे हैं उससे जुड़ा एक सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे, फिर मैं जाता हूं बाकी मेहमानों के पास भी, सुप्रिया के पास भी जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए, आप कह रहे हैं मुद्दे भी महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है आज, उसमें फिर मुद्दे गौण क्यों रहते हैं? ना महंगाई को लेकर बातचीत होती है, ना किसानों के मुद्दे पर बातचीत होती है। देखिए, मुझे लगता है कि
बेहतर ये होता कि कोई कार्यकारिणी में बैठा हुआ व्यक्ति इसके बारे में जिक्र करता तो संभवतः इसका उत्तर देता। नहीं, विश्लेषक के तौर पे बता दीजिए, विश्लेषक के तौर पे बता दीजिए कि जो दल यूपी में भी है सत्ता में, जो देश में भी है, केंद्र में भी है, उसकी कार्यकारिणी की बैठक होती है और अगर मुद्दों पर चुनाव होना है तो वहां पर महंगाई जैसे मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं आज की तारीख में देश में? देखिए, ये आपका आकलन है कि महंगाई जैसे मुद्दे पर कार्यकारिणी ने बात नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि जब भी इस प्रकार की बैठक होती है तो सारे मुद्दे विमर्श में आते हैं। और आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई के मुद्दे पर विचार नहीं किया होगा? कोरोना के बारे में होगा, क्योंकि हिमाचल के जो नतीजे उसके बाद कह रही है विपक्षी पार्टियां कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई, बात तो ही होगी। आप सही कह रहे हैं। देखिए, हाँ, देखिए दूसरी बात सबसे, देखिए पिछले करीब 15 दिनों से हम इसकी चर्चा हम सुन रहे हैं। पिछले सप्ताह आपके साथ जब विमर्श हुआ था तो उन्होंने एक जंग से जिन्ना का एक भूत आकर के उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाड़े में आ गया था और वह भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख से ही आया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया, उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुस्लिम हैं वो जिन्ना परस्त हैं, वो शायद यदि हम जिन्ना की तारीफ में हम बांधेंगे उनको सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ यदि हम खड़ा करते हैं, गांधी जी के साथ खड़ा करते हैं तो संभवतः उससे वो खुश होकर के उनकी झोली में वोट नहीं तो वो खुश हो जाएंगे तो कोई दूसरा नाराज भी तो हो जाएगा ना। ये कोई बहुत सही रणनीति के तौर पे तो इसे नहीं देख रहे हैं तमाम विश्लेषक। लेकिन चलिए मैं देखिए, हाँ, नीति तो हम और आप तय नहीं करेंगे ना, उनका विश्लेषण है। ठीक है, उनका विश्लेषण है, लेकिन इस विश्लेषण में उनको क्या फायदा हो रहा है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं जरा सुप्रिया श्रीनेत का रुख कर लेता हूं। सुप्रिया जी, कांग्रेस का क्या फॉर्मूला होगा जीत का उत्तर प्रदेश में? मुझे ऐसा लगता है इतने सारे फॉर्मूला की यहाँ पर बात हो रही है, फॉर्मूला तो आम आदमी का होता है। आम आदमी की समस्याएं क्या है उत्तर प्रदेश में? आज भुखमरी एक समस्या है, बेरोजगारी एक समस्या है, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, किसान उद्वेलित और आंदोलित है वो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उनके जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उनको धमकाते हैं, डराते हैं। आज तो उन्होंने सारी हद ही पार कर दी जब उन्होंने कहा पहले की सरकारें मुंह खोलने पर मुकदमे कर देती थी। अरे साहब, आप तो मुंह खोलने पर देशद्रोही करार दे देते हैं। कितने लोग कब से बंद हैं जेलों पर बिना ट्रायल हुए आपकी सरकार के चलते। पत्रकारों को नहीं बख्शा, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बख्शा, नेताओं को नहीं बख्शा, कार्यजीवियों को नहीं बख्शा। आपने किसको बख्शा? आपने तो किसानों को भी करार कर दिया देशद्रोही और जेल में डालने का काम किया है। मेरा अपना मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 पौने 5 सालों में जो हुआ है उससे लोग परेशान हैं। और कौन सा वर्ग परेशान नहीं है? महिलाओं के खिलाफ जो असुरक्षा का माहौल है, जो अपराध का माहौल है, उससे महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है। पुलिस का डीआईजी लेवल ऑफिसर हर नोडल में बिठाया गया है कि भैया किसान आंदोलन में न चले जाए। बेरोजगार जब प्रदर्शन करते हैं तो मुख्यमंत्री लिखित धमकी देते हैं, मैं तुम्हारी जमीन जब्त कर लूंगा। तो आपको लगता है जनता इन सब चीजों से परेशान नहीं है? और अब एक ये नया शगुफा छोड़ा जा रहा है, फ्री राशन नहीं बांटा जाएगा, तो गरीबी नहीं मिटेगी, गरीब को ही कुचल के खत्म कर दो। एक बात ये बताइए फॉर्मूला है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्योंकि आरएसएस के से संबंध रखते हैं रागी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अभी तक जो खबरें आई हैं और अच्छी प्रबुद्ध खबरें आई हैं, वहां पर महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि महंगाई तो अब डायल है ही नहीं ना बीजेपी की, महंगाई अब डार्लिंग हो गई है। तो एक बात बताइए सुप्रिया, एक बात बताइए, जब आप कह रही हैं कि इस तरीके से लोगों में असंतोष है, जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे बीजेपी संबोधित नहीं कर रही है, तो कांग्रेस को विकल्प के तौर पर जनता क्यों नहीं देख रही है? मेरे पास तमाम आंकड़े हैं। मैं 1996 से अगर आपके सामने कोट करूं, 25 सीटें 1996 में आप लोगों को आती हैं, 22 उसके बाद के चुनाव में, उसके बाद 28 और पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 7 सीटें। तो कांग्रेस को ऐसे बारी बारी से क्यों हर चुनाव के साथ लोग क्यों नहीं उस पर भरोसा कर पा रहे हैं? हम पर भरोसा करने से पहले मैं एक और बात आपके सामने कहना चाहती हूं। जिस तरह का भीषण नरसंहार किसानों का लखीमपुर में देखा गया और उसके बाद आनाकानी करते हुए किसी तरह से उस हत्यारे लड़के की गिरफ्तारी हुई और उसका पुता अभी भी राज्य गृह मंत्री बना हुआ है भारत की मोदी सरकार में,
किसी को क्या आश्वासन दे सकते हैं जी। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या भाजपा की केंद्र सरकार आंख में आंख डाल के किसानों की कह सकती है आपने मेरे कि हम सवाल का आपके जवाब साथ नहीं खड़े दिया, हैं? स्किप कर बिल्कुल गई आप नहीं, उसके क्योंकि जवाब वो को। मेरा हत्यारों सवाल के ये था साथ कि फिर कांग्रेस पर जनता क्यों नहीं भरोसा कर पा रही है। एनसीबी को दी जानकारी, एनसीबी की एसआईटी टीम ने आर्यन को भेजा था समन, लेकिन आर्यन की तबीयत खराब है, उन्हें बुखार है, इस वजह से वो नहीं पेश हो सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।